नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक शो दंगल। बिहार में चुनाव का मेला अब लग चुका है, लेकिन महागठबंधन के पंडाल से अफरा तफरी पूरी तरीके से मची हुई नजर आ रही है। कहने को तो सब एक साथ है, साथी है, लेकिन सीटों की बात जब होती है तब महागठबंधन में बवाल बच जाता है। आरजेडी और कांग्रेस बोल रही है कि सब कुछ सेट हो चुका है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि पहले फेज की 6 सीटों पर महागठबंधन के दो प्रत्याशी अब हो गए, यानी एक ही सीट पर महागठबंधन के ही 2 पार्टियों के प्रत्याशी यहां पर नजर आएंगे। कहीं आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है, तो कहीं लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के सामने नजर आ रही है। लगता है कि बिहार की लड़ाई एनडीए से कम और महागठबंधन के भीतर ही ज्यादा होते जा रही है। कांग्रेस और आरजेडी के इस फ्रेंडली फाइट में अब एनडीए सवाल उठा रही है कि जो अपने घर की सीटें नहीं बांट पाए वो बिहार कैसे संभाले। वही एनडीए की तरफ से जीत के लिए रणनीति बनाई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हुई। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी कार्यक्रम की तैयारी भी जोर शोर से हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या महागठबंधन में जो सिर्फ उटव्वल चल रहा है उसका खामियाजा चुनावी नतीजे में भुगतना पड़ सकता है? क्या एक ही सीट पर महागठबंधन के 2 उम्मीदवार उतरने की वजह से जनता में गलत संदेश जाएगा? क्या इसको लेकर महागठबंधन के बीच कोई ठोस रणनीति बनाई जा रही है? महागठबंधन के इस सेल्फ गोल का एनडीए को कितना फायदा होगा? ये कई सवाल है, क्योंकि अभी तक चुनाव प्रचार शुरू होना बाकी है और इसीलिए सीट बंटवारा किस तरीके से होता है उस पर बहस करना जरूरी हो गया है। और इसी पर आज की ये खास रिपोर्ट भी एक बार देख लेते हैं। चुनाव सर पर सवार है, लेकिन सीटों का संकट दूर नहीं हुआ। महागठबंधन की गांठ बड़ी हो गई। हालात ये हो गए हैं कि एक सीट पर महागठबंधन के 2 उम्मीदवार बिहार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ऑल इज वेल। हताश निराश लोग 20 वर्षों से सत्ता में हैं, अपना हिसाब नहीं दे पा रहे हैं और महागठबंधन के सीट शेयरिंग की चिंता कर रहे हैं। वो सीट शेयरिंग की हमारी चिंता करें, हम सारे सीट को जीतकर यहाँ सरकार बनाएंगे। गठबंधन की राजनीति में ये सब कभी कभी ये स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, लेकिन सब ठीक कर लिया जाता है सिर्फ नेतृत्व के द्वारा। अरे हमारे पास गठबंधन में नेता है, नीति है, नीयत है। तेजस्वी जी ने काम करके दिखाया है, ये सब कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी स्थिति मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो 1-2 सीटें हैं जिसमें आपकी दावेदारी बनती है, हमारी भी दावेदारी बनती है। हर आदमी चाहता है कि हर राजनीतिक दल चाहता है कि हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा जो लीडर है, वहां से प्रतिनिधित्व करे। दरअसल 6 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां महागठबंधन के उम्मीदवार को एनडीए उम्मीदवार के साथ साथ अपनों से भी टक्कर मिल रही है। वैशाली विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस के सिंबल पर संजीव कुमार ने नामांकन तैयार किया है, जबकि आरजेडी सिंबल पर अजय कुशवाहा ने अपना नामांकन किया है। वहीं वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा सीट पर बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी ने आरजेडी के टिकट पर पर्चा भरा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से आदित्य कुमार राजा ने अपना नामांकन किया है। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा विधानसभा सीट से अवधेश कुमार राय ने नामांकन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से शिव प्रकाश गरीबदास ने अपना पर्चा भरा है। समस्तीपुर के रोसड़ा विधानसभा पर सीपीआई के लक्ष्मण पासवान ने नामांकन किया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से वीके रवि ने नामांकन किया है। वैशाली जिले के राजापाकर विधानसभा से कांग्रेस से प्रतिमा दास ने पर्चा भरा है, तो सीपीआई एमएल से मोहित पासवान ने नामांकन किया है। वहीं बिहार शरीफ में कांग्रेस से उमेर खान और सीपीआई से सतीश यादव दोनों ने नामांकन किया है। महागठबंधन के घर की लड़ाई जब चुनावी मैदान तक पहुंच गई है, तो एनडीए चुपते हुए सवाल पूछ रही है। जब 243 सीट का जो सही तरीके से बंटवारा और समन्वय नहीं कर सकता है, वो 14 करोड़ का बिहार क्या चला सकता है? कि हम लोगों का अलायंस बिल्कुल परफेक्ट हो गया, हम लोगों का सीट बट गया, हम लोग के पार्टी के प्रत्याशियों का नॉमिनेशन हो गया, हमारे मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार शुरू कर दिए और इधर स्वार्थ से भरा हुआ वो अलायंस है। अंत तक उनमें न सीट फाइनल है, न कौन नंबर फाइनल है, न किस सीट पे कौन लड़ेगा,
एक एक सीट पर 3-3 प्रत्याशी खड़े हो गए हैं। राजनीति में नेता आमतौर पर विरोधी से लड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो महागठबंधन के अंगने में ही लड़ाई छिड़ी है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में ऐसा कोई मामला नहीं है। इसी रणनीति के तहत गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान ने मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने एनडीए की चुनावी रणनीति पर बात की। इस दौरान चिराग पासवान महागठबंधन पर जमकर बरसे। आज जिस तरीके से एक एक सीट पे दो एक ही गठबंधन के दो घटक दलों के द्वारा नामांकन किया गया, कांग्रेस के सामने राजद, राजद के सामने कांग्रेस, इनके अलग दल के सामने लेफ्ट के सामने कांग्रेस, ये जिस तरीके से ये खिचड़ी पक रही है, ये अपने में दर्शाता है कि एक गठबंधन जो खुद इतना कंफ्यूज है वो बिहार के विकास की बात करेगा, जो अपने गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, जो गठबंधन में तालमेल तय नहीं कर पा रहे, वो हमारे प्रदेश को संवारने की बात करते हैं। एनडीए की रणनीतिक तैयारी तेज है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में पहले चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी बिहार में 12 सभाएं करेंगे। पीएम मोदी 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर जाएंगे। 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री का तीसरा दौरा 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में होगा। 3 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, सहरसा और अरिया के फारबिसगंज में रैली करेंगे। यानी एनडीए की तरफ से सब कुछ साफ है, प्लान तैयार है। लेकिन महागठबंधन में कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट ने कार्यकर्ताओं के लिए चुनावी रंग को किरकिरा कर दिया है। इस आपसी लड़ाई का किसे फायदा होगा, किसे नुकसान, 14 नवंबर को चुनावी नतीजों से साफ हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। तो आज की स्थिति में यह बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि महागठबंधन के भीतर कौन कौन सी सीट पर चुनाव लड़ रहा है, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, और इसी के वजह से क्या जिन मुद्दों पर महागठबंधन लोहा लेना चाहता है एनडीए से, क्या वो उस तरीके से सक्षम है। 3 सवाल हमारे आज के दंगल में होंगे और उसके बाद कुछ सवाल भी हम इस पूरे मामले को लेकर पूछेंगे। इस पर भी चर्चा हम करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल आज की स्थिति में दंगल में हम उठा रहे हैं कि महागठबंधन में अब तक सीट फॉर्मूला क्यों नहीं बन पाया है। दूसरा सवाल, 6 सीट पर 2-2 प्रत्याशी से क्या महागठबंधन को नुकसान होगा, क्योंकि पिछली बार 12,000 वोट से महागठबंधन चुनाव हारा था और जिसका असर पड़ा 10 सीटों पर, जिसके वजह से सीधे सीधे हम देख सकते हैं कि एनडीए की सरकार बन पाई थी। और तीसरा अहम सवाल कि क्या बिहार चुनाव में एनडीए में अब सब कुछ ठीक हो गया है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें एनडीए पर भी अभी से सिर फुटबॉल चल रहा है, लेकिन हालांकि उसका असर चुनाव के बाद क्या होगा वो भी देखना होगा। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में प्रेम शुक्ला रहेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब तक बीजेपी ने अपने सारे 101 उम्मीदवारों की घोषणा की हुई है। साथ साथ जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने सारे उम्मीदवारों की घोषणा की है। प्रोफेसर नवल किशोर आरजेडी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि नवल किशोर जी की ये 3 दिन से मैं दरअसल आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आज कम से कम बता दीजिएगा आपके टोटल नंबर ऑफ उम्मीदवार कितने हैं, वो आपसे पूछा जाएगा। प्रोफेसर रतन लाल होंगे, कांग्रेस की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे, और डॉक्टर संजय कुमार जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे, और आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। सवाल पहले आरजेडी आप ही से करना होगा। आरजेडी और कांग्रेस दोनों से अपनी अपनी सीटें तो बता दीजिए कम से कम। जरा एक मिनट रुकिए, एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है, वो भी जरा बता देते हैं, क्योंकि मढ़ौरा सीट पर जो एलजेपी के खाते में चली गई थी, बड़ी जद्दोजहद से 29 सीटें मांग ली थी एलजेपी ने, लेकिन मढ़ौरा सीट पर एनडीए के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो चुका है। यह सीट छपरा में आती है और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के पास, एलजेपी रामविलास के पास दरअसल ये सीट चली गई थी। सीमा सिंह इनकी यहां की कैंडिडेट थी। पहले चरण में दरअसल यहां पर मतदान होना है। पिछले चुनाव में 2020 में चूंकि एलजेपी अपना अलग से चुनाव लड़ रहा था, यह सीट जनता दल यूनाइटेड के खेमे में चली गई थी और अब एलजेपी के पास जाने के बावजूद वो नामांकन उनका रद्द हो चुका है। देखिए ये भी हो रहा है बिहार के भीतर। इस पर भी सवाल पूछा जाएगा कि देखिए अगर जेडीयू के खेमे की सीट चिराग पासवान ने अपने पास तो खींच ली, लेकिन जिनको पर्चा भरने के लिए सिंबल दिया उन्होंने नामांकन भरा, लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि उनका नामांकन रद्द हो चुका है। शशि भूषण हमारे साथ में, हमारे संवाददाता भी जुड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले नवल किशोर आपसे जो सवाल पूछा था
कितनी सीटें लड़ रही है आरजेडी, और वही सवाल कांग्रेस के पास भी लेकर जाऊंगा मैं। साहिल जी, हम जितनी भी सीटें लड़ रहे हैं मजबूती से लड़ रहे हैं, और सीट से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए जीत है। यही कारण है कि उस पर मंथन और जो विमर्श है वो जारी है, इसमें कोई शक नहीं है। शक तो उनको है, वहाँ पे तो एक ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो सही समय पे नहीं पहुँचे, उनका नामांकन भी नहीं हो पाया। जो लोग नामांकन कर रहे हैं उनका नामांकन भी रद्द हो रहा है। यहाँ पे उस तरह की कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल साफ है कि इस बार एनडीए, बिहार से एनडीए को विदाई करना है, और महागठबंधन आपके लोग तो इतने फास्ट है संवाद जारी रखी है। सीट शेयरिंग का इंतजार भी नहीं किया, कई जगह पे 2-2 नामांकन भी फाइल हो गए। इतने उत्साहित है आपके गठबंधन में लोग कि साहिल जी, जहां उसी गठबंधन के 2-2 पार्टियों के लोग पहुंच गए वहां पर पर्चा भरने के लिए। साहिल जी, उस पर भी चर्चा चल रही है, और ये भी आप जान लीजिए कि अगर 2 भी रहेंगे ना तो पहला 2 वही रहेंगे। वहां पे एनडीए के कोई भी उम्मीदवार जो होंगे वो तीसरे नंबर पे जाएंगे। लेकिन इस बात पर चर्चा चल रही है, उसकी भी समस्या का समाधान हम निकाल लेंगे। और यह महत्वपूर्ण बात है कि जहां पे कैंडिडेटों का भंडार है, जहां पे संभावना है कि इस बार सरकार बनेगी, वहां पे तो कैंडिडेट्स के भरमार होंगे ही। वहां पे तो सीट पर एक से ज्यादा दावेदार होंगे ही मजबूती से। जहां पे ये समस्या नहीं है वहां पे आपको बात करनी चाहिए। वहां पे तो अगर जिस किसी को भी समस्या होती है, कोई एक मंत्री उनको उठाते हैं, पटना से दिल्ली ले जाते हैं, वो ऑल इज नॉट वेल से ऑल इज वेल हो जाता है। कम से कम इस तरह का व्यवहार महागठबंधन में तो नहीं है। महागठबंधन में बातचीत जारी है, संवाद जारी है, और जिन सीटों पे घोषणा हो रही है वो जीत के लिए हो रहा है। जिस सीट पे घोषणा हो रही है वो जीत के लिए हो रही है। इसलिए चिंता ना करें, सारे समस्याओं का समाधान होगा। उसके साथ साथ चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। नवल किशोर जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो समस्याओं का और यही सवाल मैं रतनलाल जी से भी पूछूंगा। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार लोग ये सोचते हैं ना कि मुद्दों पर जो लोग साथ में आते हैं, चुनाव लड़ते समय उनमें अगर झगड़ा शुरू हो जाए तो लोग भी सोचने लगते हैं कि वो कितने सीरियस है आज की स्थिति में सरकार के खिलाफ, और इसीलिए कई बार सवाल भी इसको लेकर उठता है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सब कुछ संभल गया है, अब एनडीए के भीतर सीट बंटवारा एक पार्ट हो गया उसका, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जो चुनाव प्रचार के दौरान निकलते हैं और चुनाव के बाद भी निकलते हैं, तो सबका सॉल्यूशन निकल चुका है आज की स्थिति में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में किसी भी प्रकार का मतभेद ना तो है, न सीटों के बंटवारे को लेकर हुआ, न प्रचार अभियान को लेकर है, न नेतृत्व को लेकर है। हम सब जो हैं एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, और वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि चाहे नामांकन की प्रक्रिया हो, सीटों का बंटवारा हो, या चुनाव अभियान का शुभारंभ हो, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इसमें महागठबंधन की तुलना में बहुत आगे है। महागठबंधन में तो अभी जो बेचारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ ही राष्ट्रीय जनता दल ने जो है कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब पहले उनका एयरपोर्ट पे जिस तरह से एक दलित व्यक्ति का अपमान किया गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। उस शर्मनाक गतिविधि के आगे जो है महागठबंधन के साथी जो हैं, उस दलित नेता को हराने के लिए उसके सामने राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी खड़ा कर दे रहे हैं। तो किस तरह से वहां गड़बड़ झाला है ये हर कोई देख रहा है, और यहाँ किस तरह से सुसंगत ढंग से एक दूसरे से सामंजस्य बेहतरीन ढंग से स्थापित करके एक टीम वर्क की जा रही है, यह भी आज तक समेत सारे लोग भली भांति देख रहे हैं। कोई किसी प्रकार, आप तो स्वयं जो है साहिल भाई, घटक दल हिम्मत आप स्वयं जो है बिहार के दौरे पर थे, आपने कौन हिम्मत करेगा ये कहने का कि नहीं हमें इतनी नहीं, इतनी भारतीय जनता पार्टी, आपको लगता है ऐसा? क्यों नहीं करेगा भाई? अरे हमारे मित्र हैं, हम परिवार में आपस में बैठकर जो है हर विषय पर हम कैसे बेहतर से बेहतर परिणाम ला सकते हैं, इसके लिए लोकतांत्रिक ढंग से विमर्श की हमारी बहुत ही जो है। चलिए, हमें नवल किशोर जी ने जवाब नहीं दिया, तो हमने खुद ही काउंट कर लिया कि कहां पर किसके उम्मीदवार खड़े हैं। अब देखिए, 121 सीटों पर
महागठबंधन के 129 उम्मीदवार हो चुके हैं, यानी 9 उम्मीदवार, 9 सीटें ऐसी है कि जहां पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब ठीक है, अब इस पे देखिए बिहार शरीफ, तारापुर, बछवाड़ा, रोसड़ा, राजापाकर, वैशाली, लालगंज, दरभंगा, उसके बाद गोड़ाबोडम, इन सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आपस में टकराएंगे। आरजेडी 73 जगह पर आज की स्थिति में मैदान में अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। पहले चरण के 121 सीटों में से 9 सीटों पर महागठबंधन एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रही है। कांग्रेस के पहले इसमें 24 उम्मीदवार मैदान में नजर आ रहे हैं, वीआईपी के 7 उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, सीपीआई एमएल के 14 उम्मीदवार, सीपीआई के 6, सीपीएम के 3 और आईआईपी के 2 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में नजर आ रहे हैं। रोहित, हमारे संवाददाता रोहित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, देखिए हमने जवाब दरअसल मांगा था नवल किशोर जी से, लेकिन जवाब आपने दे दिया है मेरे ख्याल से। 73 उम्मीदवार आप बता रहे हैं आरजेडी के फर्स्ट फेज के नजर आ रहे हैं। 121 सीटों का क्लैरिटी इस वक्त हमें मिल चुका है, क्या ये हम मान सकते हैं? और अभी भी करीब करीब दुगनी से ज्यादा सीटें आज की स्थिति में बाकी है कि आधे से ज्यादा सीटें बाकी है कि जिस पर क्लैरिटी मिलना? बिल्कुल, देखिए क्योंकि महागठबंधन अपना काम ठीक से नहीं किया तो पत्रकारों के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था ये नंबर इकट्ठा करना, और इसलिए क्योंकि उन लोगों ने कोई संख्या दी नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं, कोई आधिकारिक घोषणा की नहीं, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत पता लगाया है कि कौन कहाँ से उम्मीदवार है। तो पता चला है कि 73 सीटों पर जो है 121 में से आरजेडी लड़ रही है, बाकी आपने सारी संख्या बता ही दी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है साहिल कि 8 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर महागठबंधन के 2 प्रत्याशी मैदान में है, यानी 2 दल के प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है, यानी महागठबंधन आमने सामने होगा। कौन कौन सी सीटें हैं ये भी हम अपने दर्शकों को दिखला रहे हैं, लेकिन इससे ये पता चलता है कि किस तरीके से महागठबंधन में एक तरीके से कन्फ्यूजन की स्थिति, एक दूसरे पर अविश्वास, जिसकी वजह से कोई अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है, और इसीलिए 8 ऐसी सीटों पर महागठबंधन जो है आमने सामने जो है लड़ाई में है। अब कहने को ये फ्रेंडली फाइट हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना फ्रेंडली ये होने वाला है ये पूरी लड़ाई। और एक दिलचस्प बात मैं आपको ये बता दूं, हालांकि थोड़ी सी इसमें आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, कुटुंबा सीट है जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को मैदान में उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से। वहां अब हमें सूत्र बता रहे हैं, हालांकि मैं बताऊं कि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, आरजेडी वहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहा है। सुरेश राम का नाम जो है वो हमें पता चला है कि उन्हें उतारा जा सकता है, और अभी नामांकन उन्होंने हालांकि नहीं किया है, लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही अगर आरजेडी अपना प्रत्याशी उतार दे तो किस तरीके की स्थिति हो गई है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में। जरा आप मेरे साथ बने रहिए, नवल किशोर से अभी हम पूछ लेते हैं। जरा आप मेरे साथ बने रहिए, नवल किशोर जी हमारे साथ में, उनसे अभी पूछ लेते हैं। नवल किशोर जी, क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि कुटुंबा से राजेश राम के खिलाफ आरजेडी सुरेश राम को उतारने की तैयारी कर रही है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही आरजेडी वहां पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है, ये बात सही है? देखिए साहिल जी, आप सूत्रों पे कितना विश्वास करते हैं इससे पता चलता है, इस पे सवाल कोई बनता ही नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। जाएगा और इस पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप डिनाई कर दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, आप डिनाई कर सकते हैं कि गलत है ये खबर, राजेश राम को हमारा पूरा समर्थन रहेगा, आप बोल सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि सारे दल एक दूसरे को बेहतरीन ढंग से समर्थन कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हर सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पूछता हूं सर, ये बात मैंने पहले भी बोला कि एक बार फिर पूछता हूं, मैं एक बार फिर पूछता हूं, क्या कुटुंबा सीट पर आरजेडी किसी भी हालत में राजेश राम के खिलाफ उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने पर्चा भर चुके हैं वो? साहिल जी, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ न कोई तनाव है न टकराव है। यहाँ 100% जो हमारी लड़ाई है वो एनडीए के खिलाफ में है, अपने गठबंधन के खिलाफ में नहीं है। इसलिए उसकी आप चिंता छोड़ दें और बड़े जीत के तरफ महागठबंधन बढ़ रही है, यही एनडीए के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। आप देख नहीं रहे अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तय करेगा कोई और। नहीं, उस पर जाएंगे हम लोग, उस पर भी जाएंगे, लेकिन
आपने सुना रोहित सिंह अभी तक कंफर्म नहीं कर रहे हैं वो कि वो नहीं उतारेंगे करके, हालांकि सूत्रों पर उनको भरोसा नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी भी वो उस सीट को लेकर बातचीत चल रही है। यही आरजेडी के प्रवक्ता भी यहां पर कह रहे हैं। लेकिन जल्दी से क्या सिर्फ 121 सीटों का रोहित सिंह फाइनल हो चुका है? क्योंकि अभी उतनी ही करीब करीब सीटें बाहर निकलना बाकी है। और दूसरे चरण के लिए अगर हम बात करें तो दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा साहिल। खबर यह है, राजेश राम ने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है और कहा है कि क्योंकि उनको टिकट मिल चुका है कांग्रेस से कुटुंबा से लड़ने के लिए, उन्होंने घोषणा की है कि वो नामांकन 20 अक्टूबर, जो कि आखिरी दिन है, 20 अक्टूबर को सुबह 9 बजे वो अपना नामांकन जो है वो करने जा रहे हैं। ठीक है। अब इससे पहले जो ये खबर आई कि उनके खिलाफ आरजेडी अपना प्रत्याशी उतार सकता है, सोच रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने इशारों में ट्वीट किया है, दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा। तो आप समझिए ये जो खबर सिर्फ आई ऐसी की बाजार में कि उनके खिलाफ आरजेडी प्रत्याशी उतारने का सोच रहा है, सुरेश पासवान वो प्रत्याशी हो सकते हैं जिनको उतारा जाए। तो इसी को लेकर उन्होंने जो है सोशल मीडिया पे भी डाल दिया कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा। तो आप समझिए कि किस तरीके की वहाँ पर जो है स्थिति हो गई। अगर वाकई में अगर आरजेडी वहाँ पे प्रत्याशी उतार देता है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि 20 अक्टूबर आखिरी दिन है नामांकन का। जब तक आरजेडी प्रत्याशी पर्चा नहीं भर देता है तब तक तो हम ये पूरी पुष्ट तरीके से नहीं कहेंगे कि महागठबंधन आमने सामने है। लेकिन हमारे सूत्र एक जानकारी ऐसी आ रही है कि आरजेडी विचार कर रहा है कि राजेश राम के खिलाफ प्रत्याशी उतारा जाए कुटुंबा से, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। चलिए, धन्यवाद रोहित सिंह, आपने ये सारी जानकारी निकाल कर रखी, क्योंकि हम अधिकृत तौर पर निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन क्लैरिटी नहीं हो रही थी। लेकिन इससे भी साफ होता है कि सिर्फ आधी सीट पर, 50% सीट पर रतनलाल जी क्लैरिटी हो पाई है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। 73 सीटों पर आरजेडी दिख रही है, 24 सीटों पर कांग्रेस दिख रही है। अब राजेश राम की बात निकल रही है। क्या ऐसी बात है कि अभी तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की सीट भी क्लैरिटी के साथ आप नहीं कह सकते कि सिर्फ कांग्रेस ही वहां पर लड़ेगी? उनको ट्वीट करना पड़ रहा है कि दलित झुकेगा नहीं और किसी भी हालत में हम आगे बढ़ेंगे। अब किस संदर्भ में उन्होंने ट्वीट किया है मैं तो सूत्रों के हवाले से नहीं जाऊंगा, लेकिन आधिकारिक कोई इस तरह की पुष्टि नहीं है, घोषणा नहीं है कि वहां से आरजेडी उम्मीदवार देगा। कई बार राजनीति में र्यूमर का बाजार गर्म होता है। लेकिन सबसे पहले जो मैं बात कहना चाहता हूं, जो मढ़ौरा में हुआ, जिसका इन्फॉर्मेशन आपने दिया, एनडीए में कितने कन्फ्यूजन है, कितनी हताशा है, कितनी निराशा है, कितनी भगदड़ है, उसका वो एक तरह से सिम्टम है, वो प्रमाण है। नंबर 1। नंबर 2, भाई परसों तक तो विड्रॉल होना है। 7-8 सीट पे आप कह रहे हैं कि हाँ दोनों तरफ से कैंडिडेट उतरे हैं, तो विड्रॉल का भी तो टाइम होता है ना। विड्रॉल परसों होना है, तब तक बातचीत चल रही है। तो जो ज्यादा विनिंग सिचुएशन जिसका ज्यादा होगा चुनाव लड़ेगा। अब ये बताइए, महागठबंधन में किसी नेता के बीच झगड़ा है क्या? राहुल जी में, तेजस्वी जी में, दीपाकर भट्टाचार्य में, मुकेश सहनी में, किसी में कोई झगड़ा नजर आ रहा है? कुछ नहीं। एक एक कैंडिडेट हम तलाश रहे हैं कि उसकी विनिंग मार्जिन ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए इसमें समय लग रहा है। नंबर 1। नंबर 2, आप एनडीए में देखिए, चिराग पासवान चाहते हैं कि नीतीश कुमार को हरा दें, नीतीश कुमार चाहते हैं कि चिराग पासवान को हरा दें, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, चिराग पासवान, बीजेपी एक टीम बन रही है। पहले तो ये सोचिए ना कि एनडीए का क्या हाल होने वाला है। मेरी सिंपैथी तो जेडीयू के साथ है, जो बड़ा भाई होने का दावा कर रही थी, बड़ा भाई है। आज दोनों सौतेला भाई हो गए हैं, दोनों सौतेला है, एक दूसरे को अंदर काटम पिटम चल रहा है अभी। इसलिए मैंने बार बार ये बात कर रहा हूं हर टेलीविजन चैनल में कि जेडीयू का भविष्य तो 14 को तय होगा। हो सकता है कि पोस्ट इलेक्शन भी कुछ अलायंस हो जाए, पोस्ट इलेक्शन भी अलायंस हो जाए। तो हमारे यहाँ कोई हड़बड़ी नहीं है। चुनाव आयोग एक प्रक्रिया लाता है कि भाई इतने तारीख तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, 7-8 सीट पे है। चूंकि महागठबंधन में सब लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़े। पूछूंगा कि क्या सौतेले भाई की ट्रीटमेंट उनको मिल रही है क्या, और जो सवाल आपने उठाया उसको लेकर उनको भी पूछूंगा। लेकिन आप मुझे जेन्युइन एक बात बताइए, कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे हैं। सुनिए साहिल नहीं मैं सवाल पूछूंगा ना रतनलाल जी, लेकिन आप एक बात का मुझे जवाब दीजिए। देखिए उनकी आवाज में जोश नहीं है। ये बात ठीक, अरे देख, क्या ये बात ठीक लगती है क्या कि आपको तो मुद्दों पर साथ में आना चाहिए, आकर ये कह देना चाहिए कि भाई ठीक है, कम ज्यादा सीटें हो तो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको तो साथ में मिलकर एनडीए के खिलाफ लड़ना है। लेकिन यहां पर नजर आता है कि भाई हड़बड़ी में
सीपीआईएमएल के उम्मीदवार अलग-अलग वहां कहाँ पर है भाई पर्चा साहब? दाखिल कर देते हैं, अलग-अलग सीट कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है? के लिए इंतजार ही नहीं करते हैं। अभी तक आप कोई बात सूची नहीं ना, डिक्लेयर ही 20 नहीं तक करते हैं। परसों लोगों में तक क्या डेट मैसेज है जाएगा ना। रतनलाल जी? फाइनल यही खेल इलेक्शन तो महाराष्ट्र नहीं में हुआ भी है ना। आपने किया था, आपको मैं बताऊं। लोगों में जो मैसेज ठीक जा रहा है लोगों में, इसीलिए ये हमारे रणनीति का पार्ट था, रणनीति का पार्ट है ये। अच्छा, कि इसी पे आप प्राइम टाइम कर रहे हैं ना। एनडीए में खलबली मची है, पता नहीं कौन कैंडिडेट उतरेगा, है ना। वो परेशानी से बात को लेके है ना, कि आपस में तो वहाँ खींचतान चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा अलग डफली बजाएंगे, माजी साहब अलग बजाएंगे, चिराग अलग बजाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि आप सौतेले भाई हैं ना। देखिए यहाँ पर सगे भाई आपस में लड़ रहे हैं। अरे 5-7 जी नहीं, ठीक है। देखिए संजय कुमार जी, यहाँ पर तो सगे भाई आपस में लड़ रहे हैं कि ये स्कूटर मेरी है, कि ये स्कूटर उसकी है, ये सीट पर मैं बैठूंगा, कि ये सीट पर मैं बैठूंगा। लेकिन यहाँ पर सौतेले भाई की ट्रीटमेंट क्या आपको मिल रही है? पीठ पीछे से कोई प्लानिंग कर रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ किस तरीके से हम लामबंद हो सकते हैं? ये जो उंगली दिखाने वाले लोग हैं ना, पहले अंगूठा अपने तरफ देख लें कि ये जो उंगली दिखा रहे हैं अंगूठा किधर किधर जा रहा है। आज आपने एक चीज मिस कर गए कि आज मौर्य होटल में कांग्रेस के बागी नेताओं ने जो जमीन पे काम करते आ रहे हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ये आप कहीं ना कहीं से मिस कर गए बताना। और उन लोगों ने बताया है कि किस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, जो इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं और जो सीएलपी हैं, इन लोगों ने मिलकर किस तरीके से टिकट में बिल्कुल घपलेबाजी की है। अपने तरफ अंगूठा नहीं दिखाना है, इनको सिर्फ इधर देखना है जिधर की बिल्कुल शांत है मामला, सब कुछ सेट हो चुका है। हमारे मुख्यमंत्री अब चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। अपने 20 साल के कार्यक्रमों को दिखाते हुए हम लोग आगे जनता का प्यार पा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, इनके यहाँ क्या हो रहा है, इनके यहाँ जो कंफ्यूजन है ना, जो लगातार कंफ्यूजन चल रहा है, वो मुझे शेक्सपियर की एक नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स की याद दिलाती है ना। वो उसमें जो कंफ्यूजन था, उसमें पूरा कॉमेडी जो चल रहा था ना, तो ये बिल्कुल कॉमेडी चल रहा है इनके यहाँ। इनके अपने महागठबंधन में वीआईपी वाले भी कहीं पे दावा कर रहे हैं। मुकेश सहनी जो पहले डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, वो अब इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं 243 पे जाके हम प्रचार करेंगे। आपस में इनकी जितनी भी समस्याएं थी वो लास्ट मिनट तक सॉल्व नहीं हो पाया। इसको ये मानने को तैयार नहीं है। जो ये प्रवक्ता गण जो 5 दिन पहले बात कर रहे थे, वही बात आज भी कर रहे हैं कि सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि इनके अंदर में क्या चल रहा है। और ये अपने प्रॉब्लम को दिखाने के लिए ये तरीके से हमारे ऊपर हमला करने लगे हैं, जहां पे कि सब कुछ ठीक है, सब शांतिपूर्वक हो रहा है, एकत्रित होकर सारे सौतेले भाई वाली थियरी क्या है संजय कुमार जी? जी सॉरी, क्या बोला आपने? चर्चा क्यों हो रही है सौतेले भाई वाली? सौतेले भाई वाली जो कहानी है ना, उसकी चर्चा तो अभी ठीक है, तो आप चर्चा चुनाव के बाद चीजें बदलेगी। अभी तो ठीक है, चुनाव के बाद चीजें बदलेगी। हाँ ठीक है ना, तो चुनाव के बाद देख लेंगे, जब 14 तारीख को हमारी सरकार वापस से बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से शपथ लेने के लिए तैयार होंगे, हम उस समय बात कर लेंगे। अभी तो जो स्थिति है उसके बारे में बात कीजिए ना। अभी इनकी क्या स्थिति है? शुक्ला जी, नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे ना? हमें आप मानिए चाहे नहीं मानिए, हमें नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे ना? मूवर एडवांटेज मिला है, एनडीए की सरकार आती है तो बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। आप देखते जाइए, आप देखते जाइए। नीतीश कुमार जी प्रेम शुक्ला जी हैं। देखिए, राम और लक्ष्मण को भी कुछ लोग सौतेले भाई, साहिल जी, कुछ लोग राष्ट्रीय जनता दल के, कांग्रेस के लोग राम और लक्ष्मण को भी सौतेले भाई कह सकते हैं, लेकिन राम और लखन के प्रेम को लक्ष्मण पे लोग याद रखते हैं। आ गए ना, इसलिए जो है राम और लक्ष्मण वाला प्रेम है यहाँ, उसको सौतेला भाई कहने की जो गलती कर रहा है, सब लोग साथ में भुगतान उसको जनता देने वाली है। महाराष्ट्र में भी था। राम और लक्ष्मण को जो सौतेला भाई कहेगा, राम और लक्ष्मण को जो सौतेला भाई कहेगा, वो भुगतान करेगा उसका। तो महाराष्ट्र में राम लक्ष्मण की तरफ चल रही है ना सरकार। महाराष्ट्र में आप विपक्ष में बैठे हुए निपट ही न गए हैं ना। एक सेकेंड आप कहाँ है महाराष्ट्र में? आपकी क्या दशा बताइए ना। देखिए, यहाँ पे गोपाल मंडल जाके मुख्यमंत्री के आवास पे रोते हैं, धरना लगाते हैं। कई लोग जाके वीडियो बना रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला के रो रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये नहीं ना हो रही है। और राम लखन क्या बात करेंगे? शिंदे साहब का क्या हाल हुआ महाराष्ट्र में? वही जेडीयू टूटने जा रही है।
नहीं 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 नहीं, महाराष्ट्र में बताइए ना, उनके चेहरे पे चुनाव लड़े थे, उनका क्या हाल कर कांग्रेस दिए, को तो नीतीश जी बचाइए। का वही हाल होना है। 14 नवंबर जो को बागियों जेडीयू ने पार्टी प्रेस टूट कॉन्फ्रेंस जाएगी। किया है मौर्या होटल में, देखिए आप तो कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, कांग्रेस मुक्त भारत करने चले थे ना, कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। जेडीयू मुक्त बिहार हो जाएगा इस बार। आधा आपके ऑलरेडी बीजेपी के पेरोल पे हैं, आपको नहीं पता है, मुझे पता है। आपके आधा नेता बीजेपी के पेरोल पे है, चुनाव आने दीजिए, ये बात याद रखिएगा। लेकिन उसके बावजूद चलिए एक मिनट जरा आशुतोष जी को मुझे लाना है चर्चा में। देखिए ये बात तो ठीक है, चलिए जो भी है, अब पेरोल पे है नहीं है ये वो बातें अलग है, लेकिन आज की स्थिति में दिख क्या रहा है कि एनडीए ने समय से पहले सीटों की घोषणा कर दी, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा वो घोषित कर दिया, प्रधानमंत्री का दौरा भी आ गया, लेकिन अभी तक महागठबंधन के भीतर कौन कितनी सीटें लड़ेगा, इसीलिए हमारे रोहित सिंह को कागज लेकर बैठना पड़ा और देखना पड़ रहा है कि कौन कहां पर पर्चा भर रहा है। लेकिन अभी तक यह भी क्लियर नहीं है कि राहुल गांधी प्रचार के लिए कब आएंगे, पहला प्रचार दौरा कहां पर होगा, ये सारी बातें होना अभी तक बाकी है। बहुत सारे सवाल, उसका जवाब मिलना अभी तक बाकी है। लेकिन आशुतोष, आप चर्चा पूरी सुन रहे थे, चारों पार्टी के प्रवक्ताओं को आपने सुना, जो चारों प्रमुख पार्टियां हैं आज की स्थिति में बिहार के भीतर, क्या जो महागठबंधन में चल रहा है, क्या हम इसे कहें, ये जवाब मैं मान लूं कि हमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो होता रहता है, क्या यह सरल तरीके से जा रहा है सब कुछ? देखिए साहिल, सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोalition के पॉलिटिक्स बिहार के अंदर है, तो गठबंधन चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, उनके बीच में अंतर्विरोध होगा और तमाम राजनीतिक पार्टियां हर सीट के लिए दावेदारी करेंगी। ये उसका बेसिक स्वभाव है। अगर बेसिक स्वभाव नहीं होता तो फिर एनडीए में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, बल्कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है। आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती। तो ये अंतर्विरोध है। लेकिन दो चीजें मैं बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से देख रहा हूं। पहली बात यह कि क्या जनता दल यूनाइटेड का भविष्य चुनाव के बाद क्या होगा और नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य चुनाव के बाद क्या होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा, तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2020 में जब चुनाव हुआ था तब वो लगभग विजेता की स्थिति में थे और फिर चुनाव हार गए वो। इस बार अगर वो मान लीजिए चुनाव में जीतते हैं तो फिर एक नए राजनीतिक ध्रुवीकरण की शुरुआत होगी। लेकिन अगर वो चुनाव हारते हैं, अगर आरजेडी चुनाव हारती है, तो फिर बहुत दिक्कत का सामना उनको अपने यहाँ करना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सवाल, जिस सवाल का जवाब अमित शाह ने नहीं दिया है और उन्होंने कहा कि विधायक दल इसका तय करेंगे, तो कौन से विधायक इसको तय करेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो ये नहीं कहने की स्थिति में है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही इस गठबंधन के नेता होंगे और वो मुख्यमंत्री होंगे। ये सवाल बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब नीतीश कुमार अलग हुए इंडिया गठबंधन से, उस वक्त भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब बिहार के अंदर अपनी सरकार बनाने का समय आ गया है। इसलिए मैंने ये कहा था क्योंकि उत्तर भारत में एकमात्र राज्य है जहां पे भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने बल पे सरकार नहीं बना पाई है, और ये हर राजनीतिक दल की इच्छा होती है कि वो अपने बल पे सरकार बनाए। तो क्या ये वो वक्त है जब भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने बल पे सरकार बनाने की कोशिश करेगी, या कम से कम अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी? वो कब तक नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर राजनीति करेगी? और जबकि अब ये तय हो चुका है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे वोट शेयर के हिसाब से आप देख लीजिए, चाहे सीटों के लिहाज से भी देख लीजिए। 2020 के चुनाव में भी आपने देखा कि केवल 1 या 2 सीटों से वो आरजेडी से पीछे थी, लेकिन वोट शेयर के मामले में आगे थी। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 24% वोट के साथ खड़ी हुई थी, लेकिन जेडीयू 15%, 16% से आगे नहीं निकलती। तो मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जिस नीतीश कुमार को बिहार का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, क्या कारण है कि वो कभी भी अकेले अपने दम पे सरकार नहीं बना पाए? उनको या तो आरजेडी का साथ लेना पड़ा या बीजेपी का साथ लेना पड़ा। अगर आप इतने ही बड़े नेता थे तो अपने बल सरकार बनाते ना। वो तो आशुतोष बात बड़ी क्लियर है ना, बिहार के भीतर कोई फ्लोटिंग वोट नहीं है, हर पार्टी का अपना अपना वोट फिक्स्ड है, और वो किसी ना किसी जाति जनाधार के आधार पर हर पार्टी ने अपना एक कुनबा बना लिया है और उसी के आधार पर वोटिंग होता है। ये चुनाव दर चुनाव हमें बार बार दिखाई दिया है, 2015, 2020 उसके स्पेसिफिक उदाहरण है। और इसीलिए नीतीश कुमार बिहार के भीतर सबसे बड़े इंपॉर्टेंट आदमी बन जाते हैं, क्योंकि वो जिसकी तरफ जाएंगे उनकी सरकार बनेगी। ये कई बार अब तक हम लोग देख चुके हैं। लेकिन जो दूसरा सवाल आप यहां पर उठाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगता है कि प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब देना चाहिए आज की स्थिति में, क्योंकि ये भी सवाल
यहां पर उठ रहा है। लेकिन फिर भी आशुतोष, मैं एक बार फिर आपके पास लौटूंगा और महागठबंधन के बारे में मुझे आपसे पूछना है, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना आशुतोष क्या कह रहे थे? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि महागठबंधन के प्रवक्ताओं और प्रछन्न प्रवक्ताओं को सबको इस बात का विश्वास है कि सरकार तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ही बनेगी। उदाहरण भी इन्होंने महाराष्ट्र का दिया, तो महाराष्ट्र में प्रचंड जनादेश जिस तरह से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिला, उसी तरह से बिहार में भी प्रचंड जनादेश राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिलने की पुष्टि स्वयं महागठबंधन के प्रवक्ता कर रहे हैं। इस बात से ये निश्चित हो जाता है कि महागठबंधन चुनाव प्रारंभ होने के पहले ही चुनाव हार चुका है। और निश्चित समझें कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। हर कोई चाहेगा कि जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब चुनाव होगा तो विजय जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व की होनी है। सुन लिया आशुतोष जी आपने, लेकिन रतनलाल कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं 29 में प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह इसकी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन 20 साल से कह रहे हैं कि अब की बार नीतीश कुमार, और इस बार कह रहे हैं कि विधायक दल का नेता चुनेगा। क्या समझा जाए कि जेडीयू को निगलने की तैयारी में है ना। अपना घर तो देख लीजिए, हमारे यहाँ कोई किसी को निगल नहीं रहा है। वहाँ पे चिराग पासवान तमाम बार कह रहा हूँ कि जेडीयू बचेगी कि नहीं बचेगी, इस पर डाउट है मुझे कि निगलने की तरह। शिंदे का मतलब है आपने शिंदे नीतीश कुमार जी को वही हाल करेंगे, और स्पष्ट रूप से दिख रहा है हमें, वो दिख रहा है। तो नीतीश कुमार जी को सीएम चेहरा नहीं घोषित करेंगे। 29 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, कह सकते हैं। अब आप क्या बिहार की जनता को आप इतना बेवकूफ समझते हैं? हाँ, क्यों? भारतीय जनता पार्टी एक वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी वन लीडर, दूसरा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपने रामविलास जी के साथ क्या किया ये देखिए ना। रामविलास जी के साथ क्या किया, उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ क्या किया, ये तो सोचिए। पंजाब में अकाली दल के साथ हमारे यहाँ कोई टेंशन है ही नहीं। हमारे यहाँ कोई नेता झगड़ा कर रहा है एक दूसरे से। आपके यहाँ देखिए ना भीतर घात कितना चल रहा है, कोई रो रहा है, कोई धरना लगा रहा है, इस बार हमारा कट गया, हमारा कट गया। रतनलाल जी इस बारे में आपको भी सोचना चाहिए। वो तो ठीक है, नवीन पटनायक आज की स्थिति में चुनाव हार चुके हैं, लेकिन वहां पर कांग्रेस एक जमाने में सत्ता में थी, बीजेपी ना के बराबर थी, और आज की स्थिति में उनके दोस्त थे ना, बीजेपी प्रमुख नवीन पटनायक दोस्त थे ना, आज की स्थिति में सरकार में भी आ गए, सरकार को समर्थन दे रहे थे, निकल गया। डायनासोर पार्टी है चलिए ठीक है, नहीं डायनासोर। संजय कुमार जी आप जवाब दीजिए पहले, फिर आशुतोष भी बात करेंगे। इनको समर्थन देते रहे केंद्र में, संजय कुमार जी उन्हीं को निकल गए। इतना तो मित्र धर्म निभाते नहीं है। जवाब दूं क्या? इनका प्रश्न क्या है? हमारा तो प्रश्न ये है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे क्यों ध्यान दे रहे हैं ना, दूसरों पे क्यों पत्थर उछाल रहे हैं। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं इनसे, जो आज मौर्या होटल में इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है इनके घर में, इनके लोगों ने किया है, वो क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं ये कांग्रेस? एक तो कांग्रेस पहले से जनाधार वहां पर घुस कर चुकी है, कोई जनाधार नहीं है। आपके यहाँ नहीं कर ये रहे हैं राजद के पीठ पर बैठकर राजनीति कर रहे हैं। राजद के साथ मिलकर इन्होंने यात्रा निकाली, राहुल गांधी जी ने, है ना, वोट चोरी यात्रा। वोट चोरी यात्रा गायब हो गया, राजद अलग हो गई। सुनिए, जब तेजस्वी आप भी बैठे हैं आपस में, आशुतोष के पास जाने के पहले डगरा का बैगन समझते हैं? डगरा का बैगन डगरा का बैगन समझते हैं? कभी आरजेडी कांग्रेस के कंधे पे, कभी बीजेपी के कंधे पे, अपनी ताकत होती तो बना लेते ना। आप तो डगरा के बैगन है बिहार के राजनीति में, इसलिए 14 नवंबर के बाद खत्म है मामला। नवल किशोर आप अपनी भूमिका रखिए जल्दी से, फिर आशुतोष जी के पास जाऊंगा मैं। नवल किशोर देखिए साहिल जी, ये पूरा देश जानता है और बिहार की एक जनता जानती है। ये तो नीतीश कुमार ने 2022 अगस्त में खुद बोला कि हमारे पार्टी को खा जाना चाहता है भारतीय जनता पार्टी। लोजपा को उसने 1 से 2 भाग में तोड़ दिया, कौन नहीं जानता है। मुकेश सहनी को समाप्त कर दिया, कौन नहीं जानता है ये। और अभी हाल फिलहाल में जितने विधायक आरजेडी को धोखा देके गए थे, उनको सबको बेदखल कर दिया टिकट से। और ये बात कोई छुपी हुई थोड़े है, जो भाजपा में इसके साथ रहेगा वो समाप्त हो जाएगा।
आपने उड़ीसा का नाम लिया, उड़ीसा में लगातार वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते रहे, इसलिए वो समाप्त हो गए। जो लड़ेगा नहीं, जो डरेगा नहीं, जैसा आरजेडी है, उसको छूने का भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं कर सकती है, और यही बिहार की जनता पसंद करती है, इसलिए इस बार सत्ता परिवर्तन निश्चित है। प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से आपका जवाब। अब क्या जवाब दें भाई, जिनको जो है लंबे समय से सत्ता में आने की स्थिति नहीं पैदा हो रही है। चारा चोर बिहार छोड़ का जो है सूत्र बिहार की जनता स्वीकार कर चुकी है, और इनको एकदम से बेदखल किया हुआ पड़ा है। क्या इनकी दुर्दशा है? दुर्दशा के शिकार है, दुर्दशा के शिकार है, दुर्दशा के शिकार है नवल किशोर जी, वही नीतीश कुमार। और क्या क्या दुर्दशा के शिकार है आप, हर कोई जानता है दुर्दशा के शिकार है। चिचिया क्यों रहे बहुत, इतना काहे चिचिया रहे, इतना काहे चिचिया रहे? एकदम से नीतीश कुमार जी ने सत्ता से बाहर कैसे फेंका आपको, ये हर कोई जानता है। कैसे सत्ता से बाहर नीतीश कुमार जी ने चारा चोर होने के नाते नहीं उनको छोड़ दिया, ये कहते हुए कोई भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रह सकता, आशुतोष, ये कहते हुए भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रह सकता। ये नीतीश जी का स्टैंड है ना। दूसरों के घर में, दूसरों के घर में, दूसरों एक सेकंड आता हूं नवल किशोर जी, एक सेकंड 10 सेकंड मैं आता हूं आपके पास, आता हूं नवल किशोर जी, आता हूं आपके पास। लेकिन आशुतोष जी, ये तो बात, मैं आता हूं आपके पास, आता हूं नवल किशोर जी, आता हूं आपके पास नवल किशोर जी। लेकिन आशुतोष, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि देखिए अपना घर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि भाई कौन कहां से सीटें लड़ेगा। चुनाव के बाद नीतीश कुमार अगर सरकार आती है तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, उसको लेकर जेडीयू और बीजेपी आपस में तो लड़ नहीं रही है। सवाल उठाकर उससे क्या फर्क पड़ेगा? उन्होंने तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, 42 सीट जीतने के बाद भी जेडीयू 101 सीटें लेकर निकल गई है। बीजेपी ने वहां पर अपनी सीटें एडजस्ट कर ली है। चिराग पासवान को 29 सीटें दे दी, यह भी माना जा रहा था कि उनको कितनी सीटें मिलेगी। नाराज हो रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, ऑल इज नॉट वेल कह रहे थे, 6 सीटें लेकर अब चुनाव लड़ने चले गए। वहां पर जीतन राम मांझी कह रहे थे एनडीए को भुगतना पड़ेगा, वो भी ट्वीट करके अब कहने लग गए कि भाई अब तो एनडीए का प्रचार करना है। तो सारा अपना घर जो फैल रहा था वो एनडीए ने कहीं ना कहीं संभल लिया ना। अब नीतीश कुमार की बात बाद में होगी तब होगी ना, वो जेडीयू उसको लेकर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, विपक्ष उसको लेकर सवाल उठा के क्या कर लेगा? देखिए साहिल, इसमें इस चुनाव का जो सबसे बड़ा सवाल है वो इसी बात को लेकर है कि जनता दल यूनाइटेड कहां है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब 2005 का चुनाव हुआ था, 2010 का चुनाव हुआ था, जनता दल यूनाइटेड ने 133 सीटों पे चुनाव लड़ा था, 110 सीटें उसने जीती थी। ये वही जनता दल, ये अब जनता दल यूनाइटेड की स्थिति ये है। हर चुनाव की अपने अपने डायनामिक्स है। संजय जी, मैंने बीच में नहीं बोला आपके, प्लीज। जब 2020 का जब चुनाव हुआ तो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार 43 सीट पर आकर क्यों सिमटे, इस बात को समझने की जरूरत है। क्या वो सिर्फ जो पासवान साहब की अपनी राजनीति की वजह से चमके, या पीछे से उनको कोई सपोर्ट कर रहा था, ये भी तो समझने की जरूरत है। इसलिए आज की तारीख में ये बात स्पष्ट नहीं है कि 2024 के 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के बगैर क्या बीजेपी की सरकार बन सकती है? क्या तो नीतीश कुमार के बगैर नहीं, देखिए, मैं चिराग पासवान क्यों आ गए ये सबको मालूम है, क्योंकि जिस तरीके से रामविलास पासवान की पार्टी टूटी, जिस तरीके से चिराग पासवान के पिताजी का बंगला खाली कराया गया, जिस तरीके से चिराग पासवान को पूरी तरीके से एकदम सड़क पे लाके खड़ा कर दिया गया, और उसके बाद चिराग पासवान का इस्तेमाल किया गया, चिराग पासवान ने अपने आप को हनुमान घोषित किया और उन्होंने नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की, तो उसका फायदा उनको जब लोकसभा के चुनाव के बाद उनको मिला। तो मैं जो कहना चाहता हूं ये वो हूं कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार तब तक नहीं बनेगी जब तक नीतीश कुमार ये तय नहीं करेंगे कि उनको कहां रहना है, क्या नहीं। ये जो अंडर करंट है एनडीए के बीच की, यही आने वाली चुनाव के बाद वापस जाने के रास्ते तो बंद हो गए ना। आज की स्थिति में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से 2 बार हिम्मत की बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर विपक्ष के साथ जाने की, वो स्थिति तो अभी नहीं रही ना। इस बात की कोई गारंटी कि तीसरी बार नहीं करेंगे? क्या कोई गारंटी? जब पहली बार गए थे तब भी उन्होंने कहा था भाई भारतीय जनता पार्टी को, तो ये भी कहा था भारतीय झूठा पार्टी, क्या नहीं कहा था? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नीतीश को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री नहीं बताया था? तो चुनाव में, राजनीति में सब कुछ संभव है। अगर 2 बार पलटी मार सकते हो, तीसरी बार क्यों नहीं मारेंगे? और क्यों नहीं मारना चाहिए? मैं तो सवाल पूछता हूं, क्यों नहीं मारना चाहिए? अगर भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे सरकार बनाने की कोशिश करती है, उसमें गलत क्या है? बिल्कुल नहीं गलत है। तो जनता दल यूनाइटेड को भी अपनी पॉलिटिक्स तय करने का अधिकार है।
क्या आज की स्थिति में भी जेडीयू जी, अड़ा सबसे रहेगा इंटरेस्टिंग बात कि ये है, नीतीश साहिल, कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? क्या इस स्थिति में है वो? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है साहिल जी कि आपने रतन जी से, नवल जी से और आशुतोष जी से उनके जो भी प्रश्न पूछे वो सब घूम फिर के हमारे ऊपर आ गए। अपने बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। जो भी प्रश्न आपने पूछा, देखिए बिहार की जनता जो है ना, अब ये वापस नहीं जाना चाहती है जंगल राज में। 1990 से 2005 जो इतने जो अपहरण और इतने जो सब कुछ हुआ है ना, ये वापस नहीं जाना चाहती है। और बिहार की जनता मन बना चुकी है। 14 नवंबर को आप देखिएगा कि एनडीए वापस से पूर्ण बहुमत से और 2010 से अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा, और नीतीश जी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। आज मैं ये आपको वो तो विधायक दल यहाँ की पर बैठक आपके होगी, शो में उसमें बता तय रहा हूं। होगा ना। अभी से कैसे आप कह सकते जी हैं हाँ, कि बिल्कुल नीतीश कुमार विधायक दल की मुख्यमंत्री बैठक होगी, वो एक प्रक्रिया वो तो है। विधायक दल वो की एक बैठक प्रक्रिया है, वो होगी, होगा। उसमें हाँ। नेता चुना जाएगा। लूट हाँ ठीक है, ऐसा बढ़िया थोड़ी है है कि पहले से तय है लेकिन- कि नीतीश कुमार ही ले- बनेंगे। हाँ? लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हमें जो है ना, हमारे घर में सब कुछ ठीक है और हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल चुका है। ठीक। और जनता भी ये समझ फर्स्ट चुकी है मूवर कि एडवांटेज, महागठबंधन नवल में किशोर जी, आप कितना खो रहे हैं। सिर ये फुटबॉल बात हो तो रहा है। आपको माननी कितना पड़ेगी सिर कि फुटबॉल फर्स्ट होता है। मूवर एडवांटेज आप खो रहे हैं। साहिल जी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है एक तरीके से। हाँ जी, साहिल जी, जनता दल यूनाइटेड कैप्चर हो चुका है, उसको पता नहीं है। उनके नेता अचेत हैं तो कैसे पता चलेगा? जो लोग डील कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, तो संजय जी क्या बता पाएंगे? इनको तो ये भी नहीं मालूम है कि कल को क्या होगा। बात ये नहीं, असल बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ रहती है उसको समाप्त कर देती है। और ये जंगल राज की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पीछे वाले जितने भी ऐसे संगठन हैं जो देश को बरगलाते हैं, उनको जनता का राज जंगल राज लगता है। संजय जी तो भाई प्रभुत्व समाज से है ना, उनको लगेगा कि भाई जो जनता बात रख रही थी, जो दबे दलित पिछड़े लोग बोल रहे थे, उनको जंगल राज लगेगा। मुजफ्फरपुर रेप केस उनको मंगल राज लगेगा। ये अस्पताल में घुस के गोली मारना उनको जंगल राज नहीं लगेगा। ये जो मानसिकता है ना, उस मानसिकता का यह उत्तर है। सही बात ये है, मुख्यमंत्री सही बात ये है, नीतीश चलो, के घर ठीक से है। कुछ नहीं हुआ। सही बात ये है। चलिए ये सारी चर्चा हमारी चुनाव प्रचार के दौरान होती रहेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय खत्म हो चुका है, लेकिन ये बात तो जरूर देखनी होगी 20 तारीख को दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन का को जो डेट है वो खत्म हो रही है, उससे पहले कम से कम क्या महागठबंधन की सूची मिल पाएगी, इस पर भी नजर बनाए रखना पड़ेगा।